हेलो टू ऑल। मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज हम लोग सहायक संधि प्रणाली के बारे में जानेंगे। यह मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है और इस सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया, कैसे वो अन्य भारतीय राज्यों को कमज़ोर बनाए, कैसे अपने प्रतिद्वंदी जितने भी यूरोपीय शक्तियाँ थीं जो व्यापार और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भारत में आई थी, जैसे कि फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, इन सबको कमज़ोर बनाए, इन सबको राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के रास्ते से हटाए और अपने आप को एकमात्र शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। अपने इस सहायक संधि के माध्यम से कैसे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, राजनीतिक तौर पे एक राजनीतिक सीमाओं का विस्तार किया। इस सहायक प्रणाली संधि के बारे में इसी के लिए पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान इस संधि में किए गए थे और उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदे हुए, भारतीय राज्यों को उससे क्या नुकसान हुआ और अंततोगत्वा इसके क्या परिणाम, क्या प्रभाव उभर के आए, ये हम आज इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो सहायक संधि थी, सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडरी अलायंस, यह बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई कोई प्रणाली नहीं थी पहली बार, बल्कि यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा भारत में अपनाया गया था और अपनाने का प्रयास किया गया। पहली बार यह डुप्ले जो गवर्नर जनरल था, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, उसी ने इसको लागू करने की या अप्लाई करने की कोशिश की। लेकिन बड़े स्तर पे जो इसका प्रयोग किया गया वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों के द्वारा किया गया। रॉबर्ट क्लाइव हो, कॉर्नवालिस हो, इन्होंने छोटे स्तर पे इसका प्रयोग किया। लेकिन ब्लेजली के गवर्नर बनने के बाद इस सहायक संधि प्रणाली को बड़े स्तर पे प्रयोग किया गया और इससे पहले कंपनी को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई व्यापक नीति नहीं अपनाई गई थी। लेकिन ब्लेजली के आने के बाद उसने सहायक संधि प्रणाली को बड़े स्तर पे प्रयोग करने की कोशिश की और इसमें बहुत बड़े स्तर पे सफल भी रहा। विषम राजनीतिक और सैन्य परिस्थिति उत्पन्न होते ही इससे निपटने के लिए बहुत सारे पहले संधि और करार किए जाते थे और उससे व्यवस्था को कायम करने की कोशिश किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोशिश करती थी कि अलग अलग संधियाँ की जाए, अलग अलग करार किए जाए, जिससे सैन्य और राजनीतिक जो विषम परिस्थिति है, जो एडवर्स कंडीशन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ब्लेजली के आने के बाद एक नई व्यवस्था तैयार हुई और उसी ने इस सहायक संधि प्रणाली को यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को अच्छे से प्रयोग करते हुए इस विषम राजनीतिक परिस्थिति और सैन्य परिस्थिति का एक परमानेंट या अस्थायी समाधान स्थापित करने की कोशिश की और इसी के माध्यम से वो अपने ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति को विस्तार देने की कोशिश की, ब्रिटिश राजनीतिक सीमा को विस्तार देने की कोशिश की। आइए हम जानते हैं कि इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान थे और कैसे कैसे इसका प्रयोग करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कैसे उभरी और कैसे इसका प्रयोग करके वो एक ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति, महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन के स्थापित हुई। तो इस सहायक संधि के तहत जो प्रावधान थे वो यह प्रावधान थे कि सबसे पहले राज्य जो थे वो अपनी विदेशी नीति यानी फॉरेन पॉलिसी को क्या करेंगे, वो कंपनी को सुपुर्द कर देंगे। वो यह बिना कंपनी की अनुमति के किसी भी राज्य के साथ क्या युद्ध, संधि या मैत्री नहीं करेंगे। मतलब क्या था कि जो भी राज्य सहायक संधि का करार करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसको क्या करना होगा, उसको अपनी विदेश नीति कंपनी को सुपुर्द करना होगा। यानी उसके जितने भी विदेश नीति के डिसीजन होंगे वो अब कंपनी लेगी, ना कि वो राज्य लेगा। ठीक है। दूसरा, इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि राज्य जो भी होगा वो अन्य राज्यों के साथ युद्ध हो, संधि हो या मैत्री का डिसीजन हो, दोस्ती का डिसीजन हो, वो सारे काम अब राज्य पे डिपेंड नहीं करता था, बल्कि वो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट था और वो चीज़ें कंपनी को दे दी गई। ठीक है। दूसरी चीज़ यह थी कि जो भी देसी राज्य थे वो कंपनी की स्वीकृति के बिना या परमिशन के बिना किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के जो शत्रु थे, अन्य यूरोपीय में जो प्रतिद्वंदी हैं, जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे, उनको दरबार में जो राज्य सहायक संधि करता था उसके दरबार में
आश्रय नहीं दिया जा सकता या उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो यह दूसरा प्रावधान था इस सहायक संधि का, जो कि अन्य राज्यों पे, जो भी राज्य इसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता था, उसको ये दोनों प्रावधान मान्य होते थे। ठीक है, संधि, इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो भी देशी राज्य थे, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो जो सुरक्षा होती थी उस देशी राज्यों का, वो अब अंग्रेजी सेना के ऊपर आ गई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गई। यानी इस सहायक संधि में एक क्लॉज ये भी था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो भी राज्य उसके साथ सहायक संधि करेगा उसको सुरक्षा प्रदान करेगी, उसको सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगी। और इसके लिए क्या करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके राज्य में अपनी सेना रखती थी, और उस सेना का खर्च जो था वो कौन देता था, वो उस राज्य का के द्वारा सेना का खर्च दिया जाता था। और यह सेना का जो खर्च होता था, उसका जो खर्च होता था वो सहायक संधि करने वाला राज्य देता था। ठीक है, और वो खर्च या तो वो नगद में देता था, या उस राज्य का कोई बड़ा क्षेत्र जहाँ से भू राजस्व की वसूली बड़े स्तर पर होती थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती थी, ताकि उससे आने वाले रेवेन्यू से वो सेना का खर्च उठा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह सेना जो है उस राज्य को सुरक्षा देती थी अन्य राज्यों के आक्रमण के समय। तो इस तरह के प्रावधान भी किए गए। ठीक है, एक और अन्य प्रावधान और किया गया, वो यह था कि जो भी राज्य सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करता था, उसके दरबार में यानी उसके कोर्ट में एक अंग्रेज रेजिडेंट जो है उसको रखना पड़ता था, और वह रेजिडेंट के परामर्श से ही रियासत का जो शासन था या मैनेजमेंट था या एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलाता था। कंपनी ये सभी बातों के बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को क्या करती थी, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देती, तथा कंपनी देशी राज्यों को यह आश्वासन दिलाती थी कि वह उन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आपने अभी देख लिया कि जो जो प्रावधान थे, उस प्रावधान में पहला प्रावधान क्या था कि उनकी विदेश नीति को कंपनी को सुपुर्द करना होता था। दूसरा, राज्यों की सुरक्षा के लिए कंपनी अपनी एक बड़ी सेना उनके यहाँ रखती थी ताकि राज्यों को सुरक्षा प्रदान करे। हाँ, उस सेना का खर्च जो था, उन अधिकारियों का जो खर्च था, सैन्य अधिकारियों का, वो राज्य के द्वारा नगद में या कुछ इलाकों को कंपनी को सुपुर्द करके किया जाता था। ब्रिटिश रेजिडेंट रखने का प्रावधान था इस सहायक संधि में, जो उनके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था और वह उसके शासन प्रबंध में परामर्श देता था। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण बात थी कि इन सब प्रावधानों के बदले कंपनी क्या करती थी, सहायक संधि प्रावधान के प्रणाली के तहत उनको बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देती थी, सुरक्षा की गारंटी लेती थी कि हम किसी भी बाहरी आक्रमण से आपकी सुरक्षा करेंगे, और साथ ही साथ यह आश्वासन देती थी कि हम आपके राज्य के आंतरिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ कंपनी को हुआ। अब देखिए, बारी बारी से हम यह देखते हैं कि कंपनी को क्या क्या बड़े बड़े लाभ इस सहायक संधि के माध्यम से हुआ, ताकि वो एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर समय के साथ आगे आने वाले समय में उभरी। देखिए, इसके द्वारा क्या हुआ कि वो इस सहायक संधि के द्वारा जो भी राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करती थी, उसके साथ उससे फ़ायदा क्या हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो क्या करते थे कि वो अलग अलग राज्यों को पृथक एक दूसरे से अलग अलग कर देते थे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि राज्यों का संघ बना के कोई भी राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई नहीं कर सकता था, युद्ध नहीं कर सकता था। ठीक है। दूसरा, विदेश नीति उन्होंने अपने हाथ में ले ली, यानी अन्य राज्यों के साथ उनके संबंध का निर्धारण अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के हिसाब से करती थी। यानी दो राज्यों को आपस में अलग थलग करने की कोशिश इस विदेश नीति के द्वारा की जाती थी, ताकि वो फ्यूचर में कभी भी एकजुट होकर उनके खिलाफ काम ना कर सके। इसीलिए उन्होंने विदेश नीति को अपने हाथों में ले लिया सहायक संधि के माध्यम से। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जितने भी राज्य थे
वो संघ या गुट बनाने से वंचित रह गए, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध हो सकते थे फ्यूचर में। ठीक है, इसका फायदा यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राज्यों के संघ के माध्यम से जो विरोध झेल सकती थी उससे बच गई। ठीक है, अब वो क्या हुआ, कंपनी के हितैषी बन गए। जो भी राज्य सहायक संधि करते थे वो अब धीरे धीरे कंपनी के हितैषी बनते चले गए। इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़े स्तर पर फायदा हुआ और इसकी कमजोरी का लाभ उठाकर कंपनी ने एक एक करके अपने बहुत सारे राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी थी, इस फॉरेन पॉलिसी ने भविष्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या विरुद्ध राज्यों के युद्ध या प्रतिरोध या राज्यों के संघ के प्रतिरोध जैसी घटनाओं से बचा लिया। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्यूचर में राजनीतिक विरोध, बड़े स्तर पर राजनीतिक विरोध झेलने से बच गई। ठीक है, दूसरा, इस सहायक संधि के द्वारा वेलेज़ली ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को रोक दिया। इसमें एक क्लॉज भी था कि बिना कंपनी के परमिशन के उनको यूरोपीय कंपनी के किसी भी सदस्य को या दूसरी यूरोपीय कंपनी को दरबार में नहीं रखा जा सकता था और न ही सेना में उनको नौकरी दी जा सकती थी। इससे क्या हुआ, बड़े स्तर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ और इसका असर यह हुआ कि फ्रांसीसी प्रभाव, जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी, उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बच गई। जब देशी शासकों पर रोक लगा दी गई तो अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने राज्य में नौकरी नहीं देंगे, तब इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या हुआ, फ्रांसीसियों पर पड़ा। और धीरे धीरे ये फ्रांसीसी जो क्या हुआ, इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से बाहर होते चले गए और इसी का लाभ धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो स्तर पर फायदे हुए। पहला, जो भी प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियां थी या शक्तियां थी, उससे प्रतिद्वंदिता धीरे धीरे खत्म हो गई। ये धीरे धीरे सर्वोच्च स्थिति में आते गए, सबसे शक्तिशाली बनते गए इस सहायक संधि का फायदा उठा के। दूसरा, जो अन्य अलग अलग राज्य थे वो इस राज्यों को फायदा, ये इन राज्यों से ब्रिटिशर्स को फायदा ये हुआ कि वो अब संघ बना के इनका विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अब इनके हाथ में आ गई। वो निर्धारित करते थे किससे युद्ध करना है, किससे क्या संधि करनी है, किससे मैत्रीपूर्ण संधि करनी है। ये सब सहायक संधि के तहत, फॉरेन पॉलिसी के तहत कंपनी के हाथ में आ गया था। तो अब राज्य अपने विदेशी नीति का निर्धारण नहीं करते थे, बल्कि राज्यों के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके विदेशी नीति का निर्धारण करती थी। और इसका लाभ क्या हुआ, इसका लाभ यही हुआ कि आने वाले समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इससे फ़ायदा उठाने लगी और वो अपने हिसाब से, अपने लाभ के लिए राज्यों के विदेशी नीति का निर्धारण करने लगी। ठीक है, अब वेलेज़ली ने फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ने से रोक तो दिया ही, जब देशी शासकों पर रोक लगा दी गई कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने राज्य में नौकरी नहीं देंगे, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भी फ्रांसीसियों पे ही पड़ा। कि एक तो उनको दरबार में अन्य रियायतें मिलने से सबसे रोक दिया गया, दूसरा उनको सैनिक शक्ति बनने से भी रोक दिया गया। इस तरह से क्या हुआ कि राजनीतिक और सैन्य शक्ति बनने से रोक देने के कारण फ्रांसीसी प्रभाव जो था, राजनीतिक प्रभाव या सैनिक प्रभाव, वो कम होता चला। ठीक है, दूसरा, देशी राज्यों के व्यय पर, जो देशी राज्यों में एक विशाल सेना रखी जाती थी, यानी देशी राज्य जो थे वो अंग्रेजों की सेना का खर्च उठाते थे, जो प्रावधान में मैंने बताया। इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बिना पैसा खर्च किए जो राज्य सहायक संधि करते थे उन्हीं के पैसे पर एक बड़ी विशाल और मजबूत सेना रख सकते थे। किस नाम पे? कि वो राज्य को सुरक्षा देने के लिए उनके राज्य में सैनिक रख रहे हैं, बल्कि उसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा था कि वो अपनी बड़ी सेना अलग अलग क्षेत्रों में जो सहायक संधि करने वाले राज्य थे उनके पैसे से रख रहे थे और उसका फायदा वो अपने लाभ के लिए उठा रहे। इससे दूसरा नुकसान क्या हुआ राज्यों को कि उनकी जो पर्सनल सेना थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वो धीरे धीरे मजबूत होती चली गई और उन्हीं के राज्य में स्थापित हो गई। इससे क्या हुआ, उनका जो सैनिक कंट्रोल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उन राज्यों में वो और ज़्यादा बढ़ गया। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो देशी राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि की थी उनके सैनिक शक्ति कमजोर होने लगे और ब्रिटिशर्स के सैनिक शक्ति मजबूत होने लगे।
इससे सहायक संधि के माध्यम से वो राज्य कमजोर होते चले गए सैनिक रूप से, और ब्रिटिश राज्य जो था वो अपनी सेना रख के और भी मजबूत होता चला गया, और उस सेना का खर्च कौन उठाता था? देसी राज्य। तो दो डबल फायदे देखने को यहाँ मिलते हैं। दूसरा चीज, जो कंपनी के रेजिडेंट थे, उन रेजिडेंट के माध्यम से क्या होता था कि जो देसी रियासतों का प्रशासन होता था उस पर भी ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो प्रभाव डालने लगी। मतलब उनका प्रशासन कैसे होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो इस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रभाव डाल के उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की। ठीक है, इस प्रकार देसी राज्यों के आपसी विवादों में मध्यस्थता करके उन्होंने क्या किया? अपने अनुकूल माहौल या फेवर या समर्थन प्राप्त करने का कोशिश की। तो इस तरीके से उन्होंने एक नीतिगत तरीके से बिना सैन्य कार्रवाई के, बिना युद्ध लड़े, उन्होंने बहुत सारे राज्यों को सहायक संधि के माध्यम से कमजोर किया। उनके यहाँ अपनी सेना रख के अपने आप को सैनिक रूप से मजबूत किया। उनके सैन्य व्यवस्था को और कमजोर किया। क्यों? क्योंकि वो इनके ऊपर सैनिक रूप से निर्भर हो गए। उन्होंने अपनी सेना रखनी बंद कर दी। उनका जो सैनिक खर्च था वो इनकी सेना को मेंटेन करने में खर्च होता था, ना कि वो अपनी सेना को मेंटेन करने में खर्च करते थे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सैनिक शक्ति भी ब्रिटिशर्स की बढ़ रही थी, और बिना युद्ध लड़े वो अपने जितने भी प्रतिद्वंदी छोटे छोटे राज्य थे, बड़े बड़े राज्य थे, उनको कमजोर करते जा रहे थे। और इसी का फायदा आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हुआ कि ये जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो धीरे धीरे पतनशील हो गए, और वहाँ जो है असली प्रभाव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही स्थापित हो गया। ठीक है, इस संधि के माध्यम से हम एक चीज़ और देखते हैं कि कंपनी के विरुद्ध जो भी रोष होता था, विद्वेष होता था, जो शत्रुता की भावना होती थी, वो भी नियंत्रित की जाने लगी। ठीक है, इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता प्राप्त हुई। देसी राज्य जो कंपनी का संरक्षण स्वीकार करके संतुष्ट हो गए। उन्होंने विस्तारवादी योजनाएं जो थी, युद्ध जो थे, वो सब त्याग दिए। देसी राज्यों ने सोचा कि अब तो हमको सुरक्षा मिल गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमको सुरक्षा दे रही है। इससे क्या हुआ? एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो शत्रुता की भावना थी उन राज्यों में, जो विद्वेष की भावना थी, वो खत्म हो गई, नियंत्रित हो गई। दूसरा, जो राज्य विस्तारवादी नीति अपनाए हुए थे कि सेना रखते थे, युद्ध लड़ते थे, अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास करते थे, वो त्याग दिया सहायक संधि के बाद। इससे उनकी सैन्य सक्रियता पूरी तरह से बाधित हो गई, और जो आगे चल के क्या हुआ, यही उनके पतन का कारण बना। इस प्रणाली से कंपनी की सेना उसकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे जो है जाने में सफल हो गई, और इस प्रकार युद्ध का भार कंपनी के वित्तीय संसाधनों पर न पड़ के वो किस पे पड़ा? वो राज्यों, देसी राज्यों पे पड़ा जिन्होंने सहायक संधि की थी। और इससे क्या हुआ? कंपनी के दूर दूर के प्रदेशों में उनकी सेना जो है वो स्थापित हो गई इन्हीं देसी राज्यों में, और इससे क्या हुआ? धीरे धीरे उनका क्षेत्रीय विस्तार भी होने लगा, उनका राजनीतिक सीमाओं का विस्तार भी होने लगा। इससे राज्यों पे बहुत सारे कुप्रभाव पड़े। ठीक है, एक तो उन्होंने जो सहायक विदेश नीति उन कंपनी को दे दी। इससे क्या हुआ कि वो कौन उनका दोस्त होगा, इससे उनको क्या संधि करनी है, ये सब कुछ उनके हाथ में चला गया। अब वो पूरी तरह से पंगु हो गए थे, वो कंपनी पर पूरी तरह से आश्रित होने के लिए बाध्य हो गए। अब उनकी विदेश नीति पूरी तरह से राज्यों के पास चली गई। इसी को ध्यान में रखते हुए टॉमस मुनरो ने कहा था कि देसी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्र जो राष्ट्रीय चरित्र है, या वो सब कुछ जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, वो बेचकर सुरक्षा मोल ली है, और यह सुरक्षा भी बहुत ही घातक सिद्ध हुई। यानी जो विदेश नीति देसी राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, वो विदेश नीति भी आगे चल के, या वो जो सहायक संधि है, वो आगे चल के इन्हीं राज्यों के पतन के लिए मुख्य कारक बने। वो पहले तो सोचते थे कि हम सहायक संधि करके अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दे रहे हैं, अब हम सुरक्षित राज्य रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि धीरे धीरे उनका सैनिक चरित्र कमजोर पड़ने लगा, उनका राजनीतिक शक्ति कमजोर होने लगी, उनकी विदेश नीति के तहत जो वो विस्तार करते थे, जो संधियाँ करके अपने आप को मजबूत बनाए रखते थे, वो भी कमजोर पड़ने लगा, और धीरे धीरे अंततोगत्वा ये राज्य जो है वो पतनशील हो गए। इसी को ध्यान में रखते हुए टॉमस मुनरो ने कहा है कि सहायक संधि के तहत उन्होंने सोचा कि हमने सुरक्षा मोल ली है, लेकिन यह सुरक्षा आगे चल के घातक सिद्ध। ठीक है, तो ये जो विदेशी राज्य, खासतौर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो ये संधि की गई थी,
इस संधि का नुकसान क्या हुआ? इस संधि का यही नुकसान हुआ कि भविष्य में यह देशीय राज्यों को कमजोर करने का काम किया। सहायक संधि का कुप्रभाव जो था वो देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। सहायक सेना का बोझ, यानी सहायक संधि के माध्यम से जो ब्रिटिश कंपनी की सेना उन राज्यों को सुरक्षा के रूप में दी जाती थी, जो उनके राज्य में ही रहती थी, उसका बोझ जो है वो कौन उठाता था? वो देशी राज्य उठाते थे जो सहायक संधि करते थे। इससे क्या हुआ? धीरे धीरे उनकी आर्थिक दशा बिगड़ने लगी। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि सेना का जो व्यय था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देने में देशी राज्य असमर्थ साबित होने लगे। अंततः क्या हुआ? कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपने सैन्य पावर को बढ़ाते चली गई और राज्य जो है धीरे धीरे कमजोर होते गए। अतः कंपनी जो है वो नगद राशि के बदले उन राज्यों का बहुत सारा धनी प्रदेश जो है हथिया लेती थी। इस तरह से राज्य शीघ्र ही दिवालिया होने की स्थिति में आ गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि राज्यों की स्थिति आर्थिक रूप से भी राजनीतिक रूप से भी कमजोर होती चली। राज्यों के जो आंतरिक मामले थे, इन आंतरिक मामलों में देशी नरेशों की जो स्वतंत्रता थी वो भी समाप्त होने लगी। जो रेजिडेंट थे उनके इशारे पे अब क्या होता था? शासन चलाना अब उनके लिए मजबूरी हो गई थी, क्योंकि वो रेजिडेंट उनके दरबार में सहायक संधि के क्लॉज के थ्रू बैठने लगे थे और उन्होंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। रेजिडेंट को जो थे ये धीरे धीरे क्या कर दिया? उन्होंने ये इतने राजा कमजोर होने लगे देशीय राज्यों के सहायक संधि के तहत कि उन्होंने धीरे धीरे अपने जो प्रशासन का दायित्व था वो भी रेजिडेंटों को दे दिया। तो धीरे धीरे जो प्रशासन, जो आंतरिक मामले, जो बाद कथित सहायक संधि के अंतर्गत था कि आंतरिक मामले जो हैं राज्यों के, वो उसमें कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन रेजिडेंट के माध्यम से उन्होंने प्रशासन को, आंतरिक मामले को अपने हाथ में ले लिया और राजा इतने कमजोर हो गए कि धीरे धीरे रेजिडेंट ही उसका शासन चलाने लगे। तो इस तरीके से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जो थी की गारंटी जो प्राप्त थी देशीय राज्यों को कंपनी के द्वारा, वो अब धीरे धीरे उसका चरित्र, असली चरित्र दिखने लगा कि वो सब पे कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है। और इसका नुकसान क्या हुआ कि धीरे धीरे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से वो राज्य जो है पतनशील हो गए, कमजोर हो गए और वहाँ पूरी के पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव स्थापित। ठीक है, सहायक संधि ने प्रत्येक निर्बल और उत्पीड़ित जो राजा थे, राजा की रक्षा की, ऐसा माना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था। लेकिन क्या हुआ? इससे यह हुआ कि इसी आड़ में उन्होंने सारी राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, इसी सहायक संधि के प्रभाव का वर्णन करते हुए या प्रभाव को बताते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि स्थानीय राजाओं का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व तो वास्तव में उस दिन ही समाप्त हो गया जिस दिन कंपनी द्वारा वे संरक्षित हुए, यानी जिस दिन कंपनी के सहायक संधि का वो हिस्सा बने और कंपनी उनकी सहायक बन गई। यानी वो सहायक बनने के सेंस में कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये उसी दिन जो सहायक संधि करने वाले राज्य थे, उसके राजा थे, उनका अस्तित्व उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो गया जिस दिन से उन्होंने सहायक संधि की। और यही कारण था कि इसके जो हमने राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक प्रभाव देखे, इससे यही पता चलता है कि सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नियोजित प्लान था कि वो धीरे धीरे राज्य को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सैनिक रूप से कमजोर करते जाए और धीरे धीरे उस पर अपना शासन स्थापित करते जाए। अब आइए हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। कि कुछ सहायक संधि करने वाले राज्य हैं जो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। सबसे पहले हैदराबाद है जो सितंबर 1798 में और दोबारा 1800 में इसने सहायक संधि की। फिर मैसूर ने 1799 में, फिर अवध ने अक्टूबर 1799 में की थी मैसूर ने, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। फिर अवध ने 1801 में, फिर पेशवा ने 1802 में। इसी तरह ये कुछ तथ्य हैं जिस पे सवाल पूछे जाते हैं, फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट थे वो यही थे। आज की क्लास
में हमने यही डिस्कस किया कि ये सहायक संधि क्या थी, इसके प्रोविज़न क्या थे, इससे अंग्रेज़ों को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या फ़ायदे हुए, और फिर भारतीय राजा इससे कैसे धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, कैसे उनकी सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति कमज़ोर होती गई और कैसे वो धीरे धीरे पतनशील होने लगे। और इसी के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी, कैसे उन्होंने राजनीतिक सीमाओं का विस्तार किया और भविष्य में आने वाले अपने बहुत सारे विरोधों को या युद्ध को इस संधि के माध्यम से कंट्रोल करने, नियंत्रित करने की कोशिश की और एकमात्र यूरोपीय सत्ता के रूप में यहाँ स्थापित की। अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को कैसे यहाँ से उन्मूलित की, उनको हटाई इस सहायक संधि के माध्यम से, ये हमने देखा है। ठीक है, तो आज की क्लास यही। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक पे कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।